हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपने तैयारी में लगे होंगे। कल जिनका ईएलटी का एग्ज़ाम है उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आप लोग अपने दोस्तों को भी प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करिए ताकि और भी लोग चैनल से जुड़ सकें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को काव्य खंड के नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत सम्मिलित किया है तथा इसकी समयावधि विक्रम संवत 1950 से लेकर 1975 और अगर ईस्वी में देखा जाए तो 1893 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक माना है। ये शुक्ल जी के अनुसार है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। ये पूछा जाता है, जरूर याद रखेंगे नाम कि किसने किस युग को क्या नाम दिया है। इससे एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। तथा इसकी समयावधि 1900 से लेकर 1918 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में द्विवेदी युग को पूर्व स्वच्छंदतावाद काल कहते हैं तथा इसकी समयावधि 1900 ईस्वी से लेकर 1920 तक मानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर इसे कला की पराजय व जीवन के विजय की कविता कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बनेगा, देखिए कि द्विवेदी युग को पूर्व स्वच्छंदतावाद काल किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है। दूसरा प्रश्न जो बन सकता है वो इस प्रकार बनेगा कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने द्विवेदी युग को पूर्व स्वच्छंदतावाद काल अपने किस पुस्तक में कहा है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है। और जो प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने द्विवेदी युग की समयावधि क्या मानी है, तो 1900 से लेकर 1920 ईस्वी। यहीं अगर बात हो जाएगी नगेंद्र की तो आपका उत्तर बदल जाएगा। नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है और समयावधि उन्होंने मानी है 1900 से लेकर 1918। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर। ये क्या कहते हैं, कला की पराजय व जीवन के विजय की कविता कहते हैं। किसको, द्विवेदी युग को। तो इन सभी बातों को याद रखेंगे क्योंकि ऐसे जब तथ्य पूछे जाएंगे तो विद्वान के नाम देके पूछे जा सकते हैं, या तथ्य दे दिया जाएगा, कथन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसका कथन है या किसका मत है। आगे देखेंगे द्विवेदी युगीन काव्य की सामान्य विशेषताएं। राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीयता की भावना, मानवतावाद, नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण, नवीन मूल्यों की स्थापना, इतिवृत्तात्मकता तथा उपदेशात्मकता। प्रकृति चित्रण, आदर्श और नीति की स्थापना, गद्य एवं पद्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी। काव्य रूप की बात करें तो काव्य रूप में महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य लिखे गए। छंद वैविध्य की बात करें तो कवित्त, सवैया, रोला छपे, गीतिका, हरगीतिका इत्यादि छंदों का प्रयोग द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। अनुवाद इन लोगों ने क्या किया है, साहित्य पर जोर। आगे देखेंगे द्विवेदी युग की देन। गद्य व पद्य की भाषा का एकीकरण, भाषाई अनुशासन, काव्य को रूढ़ियों से मुक्त कराना, स्वदेशाभिमान की भावना। तो ये सभी क्या है, द्विवेदी युग की देन है। आगे देखेंगे द्विवेदी युग के संदर्भ में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। तो सबसे पहले कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ये किसने कहा है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और किसके विषय में कहा है,
तो द्विवेदी जी के विषय में कहा है। अगला कथन है, इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्रायः यह कहा सुना जाता रहा कि ये संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान हैं, वे अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं। ये किसके विषय में कहा गया है? द्विवेदी जी के विषय में कहा गया है। और कथन किसका है? तो एक कथन है शुक्ल जी का। आगे देखेंगे। अगला कथन है, इस काल में व्याकरण आंदोलन के नायक हुए थे पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, जिन्होंने विभक्ति विचार नाम से एक छोटी सी पुस्तक के द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। ध्यान रखेंगे, विभक्ति विचार किसकी पुस्तक है? तो गोविंद नारायण मिश्र जी की पुस्तक मानी जाती है। विशेष में देखेंगे, यहाँ पर नोट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग के अंतर्गत जिन गद्य रचनाकारों पर विचार किया है उनके नाम हैं। तो उनके नाम कौन है? देखिए नाम कौन कौन से हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये तो मान लीजिए प्रमुख ही हैं क्योंकि इन्हीं के नाम पर ही तो ये युग पड़ गया। पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, पंडित गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, और इनको बाबू साहब कहा जाता था। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पंडित चंद्रधर गुलेरी, इन्हीं का जो है पूरा नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय। तो ये सभी जो विद्वान हैं, इनको शुक्ल जी ने क्या माना है? इनको शुक्ल जी ने द्विवेदी युग के अंतर्गत रखा है। काव्य रचनाकारों में पंडित श्रीधर पाठक, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न, पंडित लोचन प्रसाद पांडे को द्विवेदी मंडल के अंतर्गत रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दीन, पंडित रूपनारायण पांडे तथा पंडित सत्यनारायण कविरत्न को द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि के अंतर्गत रखा है। अर्थात इन लोगों को शुक्ल जी ने द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखा है। आगे देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कथन है, वे अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी, वे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता हैं, विधाता हैं और सर्वस्व हैं। तो ये कहने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी और कहते हैं द्विवेदी जी के विषय में। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार भारतेंदु मंडल आत्मीयता के भाव पर बना था। द्विवेदी मंडल अनुशासन के। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार गदर सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रदेश के नवजागरण की पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है। हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगियों का कार्यकाल है। ये कहने वाले कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। अगला कथन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार गद्य के संबंध में द्विवेदी जी की भाषा नीति के 4 सूत्र इस प्रकार बताए जा सकते हैं। वो 4 सूत्र कौन से हैं? चलो देखते हैं। पहला है विषयानुकूल एवं जनता के अनुकूल सरल शुद्ध एवं प्रवाहपूर्ण शैली का प्रयोग करना। दूसरा है उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को स्वीकार करना। तीसरा है शब्द रूपों एवं प्रयोगों को निश्चित रूप प्रदान करते हुए भाषा में एक रूपता लाना। और चौथा क्या है? चौथा है भाषा की अभिव्यंजना शक्ति की अभिवृद्धि के लिए संस्कृत के
सरल एवं उपयुक्त तत्सम शब्दों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों तथा अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करना। अब यहाँ पर देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं तथा विशेषताएं। तो सबसे पहले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए पहले इनको देखेंगे। जन्म 1864 ईस्वी दौलतपुर राय बरेली में हुआ है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का भारी लेखक कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हिंदी का भारी लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा है। इन्होंने 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, जिसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इनकी रचनाएं कुमार संभव सार 1902 ईस्वी, कविता कलाप 1909 ईस्वी, कालिदास की निरंकुशता 1919 ईस्वी, रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी, लेखांजलि 1928 ईस्वी। अब देखेंगे गद्य रचनाएं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार द्विवेदी जी की वैचित्र्य चित्रण रचना का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया है। मौलिक रचनाएं, सबसे पहले हैं मौलिक रचनाएं गद्य। तो चलिए पहले इसको देखेंगे। तरुणोपदेश, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, नैषध चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, हिंदी की पहली किताब लोअर प्राइमरी रीडर, अपर प्राइमरी रीडर, शिक्षा सरोज, बाल बोध या वर्णबोध, जिला कानपुर का भूगोल, अवध के किसानों की बर्बादी, वनिता विलास, औद्योगिकी, वैचित्र चित्रण, उसके बाद है साहित्यालाप, विज्ञ विनोद, कोविद कीर्तन, स्वदेशी विद्वान, प्राचीन चिन्ह, चरित्रचर्या, पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, आलोचनांजलि, समालोचना समुच्चय, लेखांजलि, चरित्र चित्रण, पुरातत्व प्रसंग, साहित्य सीकर, विज्ञान वार्ता, रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, वाग्विलास संकलन, विचार विमर्श, आत्मनिवेदन, कवि और कविता। तो ये सभी क्या हैं? इनकी मौलिक रचनाएं हैं गद्य में। आगे देखेंगे, यहाँ पर नोट दिया गया है, तो विशेष में भी देख लीजिए क्या दिया है। द्विवेदी जी ने हिंदी कालिदास की समालोचना पुस्तक को लाला सीताराम द्वारा कालिदास से संबंधित कृतियों की अनुवादित भाषा त्रुटियां की समीक्षा हेतु लिखा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इनकी अनूदित गद्य रचनाओं की। अनूदित गद्य रचनाएं हैं भामिनी विलास, पंडित जगन्नाथ की संस्कृत रचना भामिनी विलास का अनुवाद है। तो अनूदित का मतलब होता है कि अनुवाद की गई हुई रचनाएं। जैसे किसी ने कोई रचना लिखी है और उसको आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं, अपनी समझ के अनुसार लिख रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं, तो वही आपकी क्या हो गई? अनूदित रचना हो गई। भामिनी विलास देखिए, भामिनी विलास पंडित जगन्नाथ की संस्कृत रचना भामिनी विलास का अनुवाद है। अमृत लहरी पंडित जगन्नाथ की रचना यमुना स्तोत्र का अनुवाद है। इसको जरूर याद रख लेंगे कि कौन सी रचना किसकी रचना का अनुवाद है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। बेकन विचार रत्नावली अंग्रेजी निबंधकार बेकन के निबंधों का अनुवाद है।
ये जितनी भी रचनाएं यहाँ पे जितने भी अनुवाद हैं, ये तो द्विवेदी जी ने इन सभी शीर्षक से लिखा है, लेकिन किसका अनुवाद किया है इधर देखिए ब्रैकेट में वही सब दिया गया है। फिर है शिक्षा। हर्बर्ट स्पेंसर की रचना एजुकेशन का अनुवाद है। फिर है स्वाधीनता। स्वाधीनता जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी का अनुवाद माना जाता है। आगे है जल चिकित्सा। जर्मन लेखक लुई कोने की अंग्रेजी रचना का अनुवाद माना जाता है जल चिकित्सा। हिंदी महाभारत संस्कृत महाभारत का अनुवाद है। आगे है रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ये सभी कालिदास की रचनाओं का अनुवाद है। वेण संहार भट्टनारायण की रचना का अनुवाद है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना का अनुवाद माना जाता है। तो इसको जरूर याद रख लेंगे जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब बात करेंगे काव्य रचनाओं की इनकी। तो इनकी काव्य रचनाएं हैं वली व्रतम समाचार पत्र संपादन स्तवः। आगे है द्विवेदी काव्यमाला, संपादक हैं देवी दत्त शुक्ल। कविता कलाप, काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज अबला विलाप, नागरी, देवी स्तुति शतक। तो ये सभी जो है काव्य रचनाएं हैं किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। आगे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए देखना शुरू करते हैं। पहला है सभा की सभ्यता, अनुमोदन का अंत तथा अतीत स्मृति इनके संस्मरण है। फिर से देखेंगे सभा की सभ्यता, अनुमोदन का अंत तथा अतीत स्मृति। ये सभी जो रचनाएं हैं इनकी विधा क्या है? तो इनकी विधा संस्मरण है। आगे देखेंगे दूसरा, भारत यायावर के संपादकत्व में महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली 1995 से लेकर 1996 ईस्वी प्रकाशित हुई है, जो 15 खंडों में है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि रचनाओं के खंड, सर्ग या अध्याय पूछे जाते हैं। आगे है देखिए रचना कौन सी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली। इसमें खंडों की संख्या 15 है। अब देखेंगे द्विवेदी जी के कथन, और जितने भी कथन है सब महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, 2 से 3 बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। लोभ बहुत बुरा है, यह मनुष्य का जीवन दुखमय कर देता है, क्योंकि अधिक धनी होने से कोई सुखी नहीं होता। इनका अगला कथन है कवि या ग्रंथकार जिस मतलब से ग्रंथ रचना करता है उससे सर्वसाधारण को परिचित कराने वाले आलोचक की बड़ी ही जरूरत है, बड़ी ही जरूरत रहती है। तो यह भी कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे देखेंगे साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। और वैसे भी कहा जाता है कि शब्दों की चोट जो है मारने से ज़्यादा लगती है। तो वही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आगे है अर्थ सौरस्य की कविता का प्राण है। जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता है। सही बात है, जो प्रकृति से जुड़ा ही नहीं रहेगा तो वो जो है जुड़ी हुई प्रकृति से बातें भी नहीं कर सकता है। आगे बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है। आपके सामने 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और उसमें हमारा जो शुक्ल जी होंगे वही सही होंगे। और दूसरा प्रश्न अगर घुमा के पूछेगा, ज़्यादा डीप पूछेगा तो इस प्रकार होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी जी के निबंधों को क्या कहा है।
तो बातों का संग्रह कहा है। इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। आगे देखेंगे सरस्वती पत्रिका के बारे में। कायस्थ पाठशाला कॉलेज जो कि प्रयागराज के प्रिंसिपल व तत्कालीन पत्रकार श्री रामानंद चटर्जी के सुझाव से इंडियन प्रेस के स्वामी चिंतामणि घोष के प्रयत्न से श्री राधा कृष्णदास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी तथा बाबू श्याम सुंदर दास के संयुक्त सहयोग से 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का मासिक पत्र के रूप में प्रकाशन आरंभ हुआ। तो देखिए कौन कौन शामिल थे इसमें। राधा कृष्णदास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी तथा श्याम सुंदर दास। तो कुल 5 लोग हो गए। 1901 से लेकर के 1902 ईस्वी तक बाबू श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में इसका प्रकाशन हुआ। 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से देगा कि 1900 से लेकर 1902 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का कार्यभार किसने संभाला? तो श्याम सुंदर दास ने। उसके बाद 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इस पत्रिका के प्रथम अंक के मुख्य पृष्ठ पर मां शारदा, भक्त कवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र के चित्र छपे थे। सरस्वती पत्रिका में खड़ी बोली में प्रकाशित होने वाली प्रथम कविता किशोरीलाल गोस्वामी की मलयानिल थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेंगे। प्रश्न इस प्रकार से बनेगा अगर पूछा जाएगा तो कि सरस्वती पत्रिका में खड़ी बोली में प्रकाशित होने वाली प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है? तो रचना है मलयानिल, और मलयानिल रचना है किसकी? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की है, जो सन 1900 ईस्वी में छपी थी। जबकि दूसरी कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित द्रौपदी वचन बाढ़ावली थी। तो इन दोनों रचनाओं को जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सरस्वती पत्रिका अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें सबसे पहले जिस कविता को स्थान मिला, जो सबसे पहले कविता प्रकाशित हुई, वो थी मलयानिल। तो इसलिए जो है एक कविता भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी में गंभीर साहित्य विवाद का शुभारंभ सरस्वती पत्रिका से ही प्रारंभ हुआ। आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म सरस्वती पत्रिका से हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्वसम्मति प्राप्त हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगर पूछेगा, देखिए प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण बनेगा कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है, और इंदुमती का समय है 1900 ईस्वी। हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती पत्रिका में 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अछूत की शिकायत किसकी रचना है? हीरा डोम की है। विधा क्या है? कविता है, काव्य विधा है। और अछूत की शिकायत सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? तो 1914 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, मुझे नहीं लगता कि और कुछ ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार सरस्वती सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी। वह हिंदी नवजागरण का मुख्य पत्र थी और हिंदी भाषी जनता की सर्वमान्य जातीय पत्रिका थी। आगे देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार उस समय सरस्वती ही एक ऐसी पत्रिका थी जिसे भारत के सभी प्रांतों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में,
उस हिंदीहीन प्रांत में बंगाल बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर मैंने पद साधना की और हिंदी सीखी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है निराला जी ने सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में। आगे देखिएगा, राय कृष्णदास ने कहा है कि मैंने अपना 50% ज्ञान सरस्वती से अर्जित किया। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार किसी भाषा के बारे में किसी एक व्यक्ति और एक पत्रिका ने उतना काम नहीं किया जितना हिंदी के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती ने किया। तो ये जितने भी कथन हैं, जितने भी तथ्य हैं, सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी पुस्तक ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, सरस्वती पत्रिका के बारे में, लेकिन अब पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। जन्म हुआ है 1865 ईस्वी, निजामाबाद, आजमगढ़। हरिऔध जी ने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग तक लेखन किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न अगर घुमा के पूछेगा तो इस प्रकार बनेगा कि गणपति चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को क्या कहा है? तो आधुनिक काल का सूरदास कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की एक कविता कर सकते हैं। आजमगढ़ के निजामाबाद के रहने वाले विद्वान सुमेर सिंह के उपनाम हर सुमेर के अनुकरण पर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपना नाम हरिऔध रखा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इनको हरिऔध नाम किसी और ने नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने अपना उपनाम स्वयं ही हरिऔध रखा था। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे है, इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को कहा जाता है। 1924 ईस्वी में ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि हरिऔध हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कब बने? 1924 ईस्वी में। इन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हरिऔध की रचनाओं की, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले है नाटक। नाटक है प्रद्युम्न विजय, 1893 ईस्वी का है। रुक्मिणी परिणय 1894 ईस्वी का है। उपन्यास है इनका प्रेम कांता 1894 ईस्वी। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी। अध खिला फूल 1907 ईस्वी। आगे बात करेंगे आलोचना की। इनकी आलोचना है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी। कबीर वचनावली का संपादन, भूमिका। आगे बात करेंगे अनुवाद ग्रंथ की। वेनिस का बांका, रिपुवाम विंकल, नीति निबंध, उपदेश कुसुम, विनोद वाटिका, स्फुट काव्य। तो ये सभी क्या हैं? इनके अनुवाद ग्रंथ माने जाते हैं। किसके? हरिऔध जी के। अब देखेंगे स्फुट काव्य व काव्य संग्रह। डॉक्टर कुसुम राय के अनुसार जो है ये तथ्य दिए गए हैं जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इनकी रचना है रसिक रहस्य। रसिक रहस्य 1899 ईस्वी। प्रेमांबु बारिधि प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी। प्रेमांबु प्रश्रवण प्रेमांबु प्रवाह 1901 ईस्वी। प्रेम पुष्पहार, आगे देखेंगे, प्रेम पुष्पहार 1904 ईस्वी।
उद्बोधन 1906 ईस्वी। आगे देखेंगे काव्योपवन 1909 ईस्वी की रचना है। कर्मवीर 1916 ईस्वी की रचना है। ऋतु मुकुर 1917 ईस्वी। चोखे चौपदे या चुभते चौपदे 1924 ईस्वी की रचना है और ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा पद्य प्रसून 1925 ईस्वी। पद्य प्रमोद 1927 ईस्वी। बोलचाल 1928 ईस्वी। रस कलश 1931 ईस्वी। फूल पत्ते 1935। कल्पलता 1937। आगे देखेंगे ग्राम गीत 1938 ईस्वी। बाल कवितावली 1939 ईस्वी। हरियोध सतसई 1940 ईस्वी। मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी। तो ये है इनके स्फुट काव्य व काव्य संग्रह, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे। आगे देखेंगे प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य इनका है प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। पारिजात 1936 ईस्वी। कुछ पुस्तकों में 1937 ईस्वी भी दिया गया है, तो दोनों याद रखेंगे, दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा, इसीलिए 1936 या 37 में जो भी दिखे तो वही सही होगा। अगर दोनों विकल्प में दे दिया गया है तो 1936 आपका क्या होगा, मान्य होगा, इसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी की है। तो इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा कि राम अपने जो है अपनी प्रिया के साथ कितने वर्ष तक वनवास में रहे थे, 14 वर्ष तक रहे थे ना। तो प्रिय प्रवास 14 वर्ष मतलब 1914 ईस्वी, ट्रिक से याद कर लेंगे। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। तो वैदेही वनवास में रहते रहते कितने वर्ष की हो गई, 40 वर्ष की हो गई। इस प्रकार से इसको कनेक्ट करेंगे। फिर है पारिजात। पारिजात 1936 ईस्वी की रचना है। अब देखिए प्रिय प्रवास, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है ये। इनका जो प्रबंध काव्य है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। प्रिय प्रवास 17 सर्गों में विभक्त महाकाव्यात्मक रचना है। तो ध्यान रखेंगे प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या 17 है। इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे महाकाव्य नहीं मानते हैं। कृष्ण और राधा पर आधारित इस महाकाव्य में इन दोनों को समाज सेवी के रूप में दिखाया गया है। प्रिय प्रवास का आरंभ में नाम ब्रजांगना विलास था। यह संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। इसका प्रथम सर्ग एक ही छंद द्रुत विलंबित में रचा गया है। इसे भिन्न तुकांत कविता का एक हिंदी महाकाव्य भी कहा जाता है। इस ग्रंथ का लेखन 1909 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था तथा 1913 ईस्वी में यह पूर्ण हुआ। तो प्रिय प्रवास का समय 1909 से 1913 ईस्वी। प्रारंभ कब हुआ था, 1909 में, और समापन कब हुआ, 1913 ईस्वी में। आगे बात करेंगे पारिजात। पारिजात में सर्गों की संख्या 15 है और महाकाव्य है, जो धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों को आधार बनाकर लिखा गया है। वैदेही वनवास 18 सर्गों का महाकाव्य है, जो वाल्मीकि रामायण की कथा पर आधारित है। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है। अब देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। वीडियो थोड़ी बड़ी ही बनाएंगे अब, ताकि जो भी लोग वीडियो देखते हैं उनका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए ये हमारे एग्ज़ाम तक, ताकि बहुत सारे टॉपिक हमारे पूरे हो जाएं, क्योंकि व्याकरण भी पढ़ना है, रस छंद अलंकार सब कुछ इसी में पढ़ना है हमको। तो पहले
इसको अगर जल्दी से समाप्त कर लेंगे तो आधुनिक काल को समाप्त करने के बाद हम लोग विधाओं पे चलेंगे, विधाएं पढ़ेंगे। तो टॉपिक वाइज इस पुस्तक को पूरा करना है। आगे देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त। जन्म इनका हुआ है 1886 ईस्वी चिरगांव झांसी में। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा है, जबकि अज्ञेय ने गुप्त जी को अपना काव्य गुरु माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु माना है। तो देखिए यहाँ से दो बातें सामने आ रही हैं। पहला क्या है कि मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है। और दूसरा क्या है, अज्ञेय ने अपना काव्य गुरु किसे माना है, तो मैथिली शरण गुप्त को माना है। तो मैथिली शरण गुप्त को अज्ञेय ने माना है और मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है। इस प्रकार याद कर लेंगे। गुप्त जी का सांसद आवास दद्दा का दरबार कहा जाता था। डॉक्टर नगेंद्र इस दरबार के स्थायी सदस्य थे। महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि दिया था। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है और महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि किसे कहा है, मैथिली शरण गुप्त को कहा है। गुप्त जी ने बंगला कवि मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधु उपनाम से किया है। गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसीदास और हरिगीति का छंद का बादशाह तथा अंत्यानुप्रास अलंकार का स्वामी कहा जाता है। जरूर याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। शुक्ल जी का अगला कथन है, देखेंगे, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। अब देखेंगे बच्चन सिंह के अनुसार। बच्चन सिंह के अनुसार गुप्त जी पहले कवि हैं जिन्होंने अपने समसामयिक नैतिक धार्मिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को वाणी देकर खड़ी बोली को युगीन चेतना से जोड़ा। इसी अर्थ में वे राष्ट्र कवि हैं। दूसरा कथन है बच्चन सिंह का, भारत भारती तो उस समय की राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राफ है। इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें मुसद्दसे हाली और कैफी के भारत दर्पण से मिली। महत्वपूर्ण है कथन। बच्चन सिंह का अगला कथन है, गुप्त जी धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। आगे देखेंगे, गुप्त जी ने स्वर्णलता, रसिकेश, रसिकेंदु, नित्यानंद, भारतीय तथा मधु उपनाम से भी कुछ काव्य रचनाएं लिखा है। गुप्त जी के अनुसार, मैं पढ़ने के लिए नहीं जन्मा हूँ, मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि लोग ही मुझे पढ़ें। और सही बात है, लोग उन्हें पढ़ ही रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। तो एक उन्होंने स्वयं के विषय में कहा है। एक कथन जब पूछा जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में यह कथन किसका है, तो उन्होंने स्वयं एक कथन मतलब अपने लिए कहा है। आगे बात करेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी के अनुसार युग गुप्त जी के कंधों पर बैठकर आज इतनी दूर आया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार देखेंगे, साधारण बोल चाल की खड़ी बोली, हिंदी के जातीय छंद, गृहस्थ जीवन में प्रचलित पौराणिक आख्यान और कुल मिलाकर अपनी साधारणता में विनम्र आत्मविश्वास, ये ही वे बुनियादी तत्व हैं जिनसे मैथिली शरण गुप्त का रचनात्मक व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। ये कहने वाले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। आगे देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं तथा विशेषताएं। हेमंत गुप्त जी की खड़ी बोली में प्रथम कविता
जो 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। झंकार का प्रकाशन 1929 में हुआ। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि गुप्त जी की खड़ी बोली में प्रथम कविता कौन सी है, तो वो रचना है हेमंत और 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। याद रखेंगे जितने भी तथ्य हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे खंड काव्य। 1909 ईस्वी में रंग में भंग की रचना की इन्होंने और इसका वर्ण विषय क्या है, बूंदी एवं चित्तौड़ से संबंधित ऐतिहासिक काव्य। प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि बूंदी एवं चित्तौड़ से संबंधित ऐतिहासिक काव्य गुप्त जी का कौन सा माना जाता है। आपके सामने 4 विकल्प दे देगा, तो उसमें जो सही विकल्प होगा वो है रंग में भंग। और रंग में भंग जो है कब की रचना है, 1909 ईस्वी की है। अब मेथी होती है खाने में कड़वी होती है ना, तो उसको अगर किसी खाने में ज़्यादा डाल दोगे तो क्या होगा, स्वाद के रंग में भंग पड़ जाएगा ना। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे, मेथी से मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, इनकी रचना हो गई 1909 ईस्वी की। इनका अगला खंड काव्य है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध कब का है, 1910 ईस्वी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी। 7 सर्गों में अभिमन्यु के शीर्षवाद जयद्रथ वध पर आधारित है। अभिमन्यु के शौर्य व जयद्रथ वध पर आधारित रचना मानी जाती है जयद्रथ वध। तो इसमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है। और इसमें सर्गों की संख्या की बात की जाए तो 7 सर्ग हैं। इनका अगला खंड काव्य है शकुंतला। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का पद्य रूपांतरण माना जाता है। और शकुंतला कितने साल की है, शकुंतला 14 साल की है। तो देखिए 1914 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो इसको कनेक्ट करेंगे कि मैथिली की शकुंतला 14 वर्ष की है। अगली रचना है, इनका अगला खंड काव्य है पंचवटी। पंचवटी रामायण प्रसंग पर आधारित है। सबको पता है कि जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो वो जो कुटिया बना रखे थे तो उनकी कुटिया का ही नाम था पंचवटी। तो आगे बात करेंगे, पंचवटी का समय है 1925 ईस्वी। अगली रचना है किसान। किसान का समय है 1916 ईस्वी। 8 सर्गों में वर्णित आत्मचरितात्मक खंड काव्य है। जो किसान खंड काव्य है इनका, इसमें कितने सर्ग हैं, इसमें 8 सर्ग हैं। अगली रचना है सैरंध्री। सैरंध्री महाभारत आख्यान पर आधारित है। 1926 ईस्वी की ये रचना मानी जाती है। इसका प्रकाशन हुआ है 1926 ईस्वी में। इसको अगर ऐसे पढ़ेंगे धीरे धीरे, सैरंध्री, तो जैसे लग रहा है अंधी ना, तो महाभारत से इसको जो है कनेक्ट कर लेंगे। अगला खंड काव्य है बक संहार। महाभारत आख्यान पर है। वन वैभव महाभारत आख्यान पर है। सबको पता है कि वन पर्व महाभारत में देखने को मिला था। शक्ति पौराणिक आख्यान। तो ये जो तीनों खंड काव्य हैं इसका समय है 1927 ईस्वी। आगे देखेंगे यशोधरा। यशोधरा संगीत रूपक शैली में रचा गया खंड काव्य है। प्रकाशन वर्ष है 1932। तो मैथिली की यशोधरा 32 वर्ष की है। द्वापर कृष्ण कथा पर एकालाप शैली में लिखा गया है। सिद्धराज 5 सर्गों में बद्ध सिद्धराज राजा जयसिंह के चरित्र पर आधारित रचना मानी जाती है इनकी। और दोनों का ही समय 1936 ईस्वी है। और सिद्धराज खंड काव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। अगली रचना है नहुस। नहुस 7 सर्गों में महाभारत आख्यान पर आधारित काव्य रचना है इनकी। 1940 ईस्वी की है। अगली रचना है कुणाल गीत। कुणाल की करुण गाथा का वर्णन किया गया है इसमें। 1941 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए वर्ण विषय रचनाओं का पूछा जाता है, इसीलिए दिया भी इतने अच्छे तरीके से गया है, इसको जरूर याद कर लेंगे। आगे है
करबला, करबला का समय है 1942 ईस्वी। इमाम हुसैन के बलिदान की गाथा का इसमें वर्णन किया गया है। अजित, अजित का समय है 1946 ईस्वी, एक राजनीतिक बंदी पर आधारित है। हिडिंबा महाभारत के आख्यान पर आधारित है 1950 ईस्वी। विष्णुप्रिया खंड काव्य चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया की पुण्य गाथा पर आधारित है। प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। पूछा जाएगा कि अगर कभी पूछ लिया जाए कि चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का क्या नाम था, तो विष्णुप्रिया था, याद रख लेंगे। और विष्णुप्रिया खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का 1957 ईस्वी का। अगला खंड काव्य है रत्नावली, महाकवि तुलसीदास की पत्नी पर आधारित है 1960 ईस्वी। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी पर आधारित है 1957 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। तो अभी हम लोगों ने देखा मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्य के बारे में और प्रकाशन वर्ष के बारे में, और किस रचना का वर्ण विषय क्या है यह भी हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। तो इसको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखेंगे, गुप्त जी ने उर्मिला का लेखन 1921 ईस्वी में प्रारंभ किया, जो 1934 में पूरा हुआ, लेकिन यह 1957 में प्रकाशित हुई। बहुत ही लंबा सफर रहा इस रचना का। 1921 में इन्होंने लिखना शुरू किया, 1934 में उर्मिला खंड काव्य पूरा हुआ, लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ? 1957 ईस्वी में हुआ। अब देखेंगे इनके महाकाव्य के बारे में, प्रकाशन वर्ष। तो देखिए, पहले है साकेत महाकाव्य, 12 सर्गों में लक्ष्मण व उर्मिला, राम व सीता पर आधारित है। इस महाकाव्य पर गुप्त जी को 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। तो याद रखेंगे, मंगला प्रसाद पारितोषिक गुप्त जी को कब दिया गया? 1936 ईस्वी में दिया गया। और साकेत महाकाव्य रचना कब की है? 1931 ईस्वी की ये रचना है। अगली जो रचना है, अगला जो महाकाव्य है वो है जय भारत, 47 शीर्षक में विभक्त है, जिसमें कथा युधिष्ठिर के इर्द गिर्द रची गई है। और जो जय भारत महाकाव्य है उसका समय है 1952 ईस्वी। इनका मुक्तक काव्य है पद्य प्रबंध 1912 ईस्वी, मंगल घट 1937 ईस्वी, आस्वाद 1938 ईस्वी, राष्ट्रवाणी 1986 ईस्वी, स्वस्ति और संकेत, अन्योक्ति पुष्पावली और दुर्दशा निवेदन, ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी के मुक्तक काव्य हैं। आगे देखेंगे गीति काव्य। इनका गीति काव्य है बैतालिक, समय है 1916 ईस्वी, स्वदेश संगीत 1925 ईस्वी, झंकार 1927 ईस्वी, विश्व वेदना 1942 ईस्वी, भूमि भाग 1953 ईस्वी, उच्छ्वास 1960 ईस्वी, अंजलि और अर्घ्य महात्मा गांधी से संबंधित गीति काव्य माना जाता है। अब देखेंगे निबंध काव्य के बारे में। भारत भारती 1912 ईस्वी, हिंदू 1927 ईस्वी, राजा प्रजा 1956 ईस्वी, विजय पर्व 1963 ईस्वी। और विजय पर्व में जो है भारत चीन आक्रमण पर उद्बोधन गीत है। विजय पर्व क्या है? विजय पर्व भारत चीन आक्रमण पर उद्बोधन गीत है। तो वर्ण विषय पूछा जाएगा कि भारत चीन आक्रमण पर उद्बोधन गीत मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना मानी जाती है? आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, तो वो रचना होगी विजय पर्व और 1963 ईस्वी की ये रचना है। अब बात करेंगे अन्य काव्य की। इनका अन्य काव्य है पत्रावली, विकट भट्ट, गुरुकुल, अर्जुन और विसर्जन, काबा, युद्ध, कविश्री, नल दमयंती, प्रदक्षिणा, संपूर्ण राम कथा का सूत्र रूप में वर्णन है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें संपूर्ण राम कथा का सूत्र रूप में वर्णन मिलता है? तो वो रचना है इनकी प्रदक्षिणा। आगे देखेंगे पद्य नाटक।
इनका पद्य नाटक है अनघ 1925 ईस्वी, दिवोदास 1950 ईस्वी, पृथ्वीपुत्र 1950 ईस्वी, जैनी 1950 ईस्वी और लीला 1960 ईस्वी। गद्य नाटक है तिलोत्तमा 1915 ईस्वी, चंद्रहास 1916 ईस्वी, उद्धार। ये सभी क्या हैं? इनके गद्य नाटक हैं। आगे देखेंगे संस्मरण ग्रंथ, इनके हैं श्रद्धांजलि और संस्मरण 1979 ईस्वी, मुंशी अजमेरी 1982 ईस्वी। तो जितनी भी रचनाएं हैं अधिकांशतः रचनाओं का प्रकाशन वर्ष या समय दे दिया गया है, तो इसको समय के साथ याद कर लेंगे। अब देखेंगे संस्कृत से अनुदित ग्रंथों के बारे में। प्रतिज्ञा योगंधरायण, चारुदत्त, दूतवाक्यम, उरुभंग, अभिषेक, प्रतिमा, अभिमारक, धूत घटोत्कच, गीतामृत, स्वप्न वासव दत्ता। गुप्त जी ने संस्कृत कवि भास के नाटकों के हिंदी अनुवाद किए हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे बंगला से अनुदित ग्रंथों के बारे में। अभी तो देखिए संस्कृत से अनुदित ग्रंथ जो महाकवि भास थे, संस्कृत कवि महाकवि भास, उनके नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था उन्होंने। अब देखेंगे बंगला से अनुदित ग्रंथों के बारे में। बिरहणी ब्रजांगना, प्लासी का युद्ध, वीरांगना, मेघनाथ वध, वृत्र संहार, ये सभी इनके हैं बंगला से अनुदित ग्रंथ। आगे देखेंगे अन्य अनुदित रचनाएं। रुबाइयत उमर खयाम, गृहस्थ गीता और साधना, ये इनके अन्य अनुदित रचनाएं मानी जाती हैं। आगे देखेंगे कविता कलाप शीर्षक से गुप्त जी की 27 कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ध्यान रखेंगे कविता कलाप शीर्षक में गुप्त जी की कितनी कविताओं का संग्रह है? तो 27 कविताओं का संग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, इसको परीक्षा में पूछा जा सकता है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त के राम संबंधी काव्य साकेत, पंचवटी तथा प्रदक्षिणा हैं। फिर से इसको देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त के राम संबंधी काव्य कौन कौन से हैं? साकेत, पंचवटी तथा प्रदक्षिणा। आगे देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र रामचरितमानस के बाद साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ कहते हैं। इसे नगेंद्र ने जनवादी काव्य एवं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एकार्थ काव्य कहा है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना महत्वपूर्ण कहा जाए उतना ही कम है, जरूर याद रख लेंगे। अब देखेंगे भारत भारती के खंड तथा उपखंड। प्रकाशन की बात करें तो 1912 ईस्वी की भारत भारती रचना मानी जाती है। इसे निबंध काव्य कहा जाता है। देखिए पहले है अतीत खंड। अतीत खंड के अंतर्गत आपका है मंगलाचरण, उपक्रमणिका, भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आदर्श आर्य स्त्रियां, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, हमारा साहित्य, इतिहास, कला कौशल, हमारी वीरता, शक्ति का उपयोग, राजत्व और शासन, प्राचीन भारत की एक झलक। आगे देखेंगे प्राचीन भारत की एक झलक, विचार, महत्ता, अवनति का आरंभ, महाभारत, अनार्यों का आक्रमण, अवतार, बौद्ध काल, अशोक और गुप्त वंश, जैन मत, मतभेद, हिंदू धर्म, हिंदू विकास में ह्रास, मुसलमानों का प्रवेश, यमन राजत्व, आत्माभिमान, यमन राजस्व का अंत, ब्रिटिश राज्य हमारी दशा। तो ये सभी क्या है? ये सभी भारत भारती के अतीत खंड के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे वर्तमान खंड। प्रवेश, वर्तमान भारत, प्राचीन चिन्ह, दारिद्र्य, दुर्भिक्ष,
कृषि और कृषक, गोवध, व्याधियाँ, व्यापार, रईस, रईसों के सपूत, अविद्या, शिक्षा की अवस्था, साहित्य, संगीत, सभाएं, उपदेशक, धर्म की दशा, तीर्थ और तीर्थ पंडे, मंदिर और महत्व, साधु संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, संतान, समाज, ये सभी वर्तमान खंड के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे भविष्यत खंड। उद्बोधन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, साधु संत, तीर्थगुरु, शिक्षित नेता, कवि, नवयुवक, धनी, शिक्षा, राष्ट्रभाषा, स्त्री शिक्षा, समय की अनुकूलता, आशा, आदर्श, विश्वास, विश्राम, शुभकामना, विनय आदि। तो ये सभी जो है भारत भारती के खंड तथा उपखंड के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में। जन्म 1866 ईस्वी, काशी, वाराणसी। इन्हें भक्तिकालीन आत्मा और रीतिकालीन कलात्मकता का समन्वयक कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, अब देखिए यहाँ पर कुछ कथन हैं, देखते हैं। पहला कथन है, ब्रजभाषा की पुरानी परिपाटी के कवियों में रत्नाकर जी का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। ये कह रहे हैं शुक्ल जी, और किसके विषय में कह रहे हैं, तो रत्नाकर जी के संदर्भ में कह रहे हैं। दूसरा कथन है शुक्ल जी का, इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ और उक्ति वैचित्र्य बहुत कम देखा जाता है। तीसरा कथन है, ये साहित्य तथा ब्रजभाषा के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे। अब देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार, सूर्य की भावुकता और नंददास की तार्किकता से अलग रत्नाकर की गोपियों में जो एक वाग वैदग्ध है, वह समूची भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। ये विद्यार्थी जीवन में जकी उपनाम से उर्दू फारसी में कविता करते थे। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनेगा कि जकी उपनाम से कौन कविता करते थे, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। बचपन में इनकी प्रतिभा को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भविष्यवाणी किया था कि यह बालक आगे चलकर हिंदी का श्रेष्ठ कवि होगा। आगे देखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं। सबसे पहले खंड काव्य है। बच्चन सिंह के अनुसार उद्धव शतक 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंडोला 1894 ईस्वी, रोला छंद में श्रृंगारिक रचना है। प्रबंधात्मक खंड काव्य है इनका। हिंडोला कैसा काव्य है, तो प्रबंध काव्य, खंड काव्य। अगला है हरिश्चंद्र। यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक भाषा सार संग्रह में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। आगे देखिएगा कलकाशी रोला छंद में अपूर्ण खंड काव्य माना जाता है रत्नाकर जी का। गंगावतरण 1927 ईस्वी की रचना है, भक्ति विषयक है, हिंदुस्तानी एकेडमी से पुरस्कृत मानी जाती है। उद्धव शतक 1929 ईस्वी का है, दूत काव्य है। अब देखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के मुक्तक काव्य के बारे में। इनका मुक्तक काव्य है श्रृंगार लहरी, श्री विष्णु लहरी, गंगा लहरी, रत्नाष्टक। तो देख लेंगे इसको अच्छे से, लहरी लहरी करके है। एक रचना है यमुना लहरी, इनकी नहीं है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इनकी कौन कौन सी है, श्रृंगार लहरी, श्री विष्णु लहरी, गंगा लहरी, रत्नाष्टक और वीराष्टक। इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से।
संपादित ग्रंथ की बात करें, सुधारस, रसिक विनोद, समस्या पूर्ति, कवि कुल कंठाभरण, सुजान सागर, सुंदर श्रृंगार, बिहारी रत्नाकर, नखशिख, सूर सागर, हम्मीर हठ। तो ये सभी क्या हैं? इनके संपादित ग्रंथ माने जाते हैं। सूर सागर का संपादन इन्होंने आरंभ किया, किंतु अपूर्ण रहा, जिसे नंद दुलारे वाजपेयी ने पूरा किया। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की ऐसी कौन सी रचना है जिसका संपादन उन्होंने तो आरंभ किया था किंतु अपूर्ण रह गया था, उसको पूर्ण किसने किया था? तो वो रचना थी सूरसागर और उसको पूरा किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। कल हमारा द्विवेदी युग समाप्त हो जाएगा। उम्मीद यही रहेगी कि इस पुस्तक को जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए। तो जितने भी साथी चैनल से नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि चैनल से और भी लोग जुड़ सकें। और आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करिए। तो ठीक है, मिलते हैं कल द्विवेदी युग के साथ फिर से इसके आगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।